एवरीबॉडी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप फुल स्कोर कर सकते हैं नीट के एग्जाम में बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360। तो देखते हैं कुछ ट्रिक्स क्या है। सबसे पहला जो है वो है करेक्ट वे ऑफ रीडिंग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। आपकी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है मेनली आपको उसी तक फोकस रहना है और उसी को अच्छे से करना है। तो उसका करेक्ट वे क्या हो सकता है रीडिंग का? देखो, पढ़ते तो सब एनसीईआरटी हैं, बट कुछ जो टॉपर्स होते हैं उनका थोड़ा सा स्टाइल अलग होता है। तो वही हम देखेंगे कि कैसे आप अपना एक न्यू वे ऐड कर सकते हैं एनसीईआरटी को पढ़ने का, जिससे आप पूरा फुल स्कोर कर सकते हैं आपके एग्जाम में। सबसे पहला पॉइंट है, 1 मिनट में पॉइंटर ले लेती हूँ। सबसे पहला जो तरीका है वो है टेक द फ्रेश बुक एंड लेटेस्ट वर्जन ऑफ एनसीईआरटी फॉर रीडिंग। आप जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, मेनली सीनियर्स का कोर्स ले लेते हैं और सीनियर्स की बुक ले लेते हैं। उनकी बुक्स में ऑलरेडी पहले से कुछ मार्किंग होती है, हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं। तो वो चीज़ आपको नहीं करना है, आपको लेटेस्ट वर्जन लेना है। और देखो, न्यू कोर्स बाय करने का एक बेनिफिट ये भी है कि हर साल कुछ नई चीज़ें ऐड होती हैं, तो वो भी आपको साथ में मिल जाएंगी अगर आप न्यू टेक्स्ट बुक को रिफ़र करते हैं। और न्यू टेक्स्ट बुक को आप रिफ़र करते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि फ्रेश है। आप जो भी पॉइंट्स उसमें ऐड करेंगे, जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स होंगे, तो वो आपको आपके ही होंगे, न्यू होंगे, ऑलरेडी पुराने नहीं होंगे। तो ये बच्चे गलती करते हैं, तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि आप फ्रेश बुक लें और लेटेस्ट वर्जन लें। बिल्कुल एकदम जो आपकी बुक होनी चाहिए एकदम क्लीन होना चाहिए। पुरानी बुक्स आप बिल्कुल ना लें आपके सीनियर्स की। ऑलवेज होल्ड अ गुड हाईलाइटर वाइल रीडिंग द बुक। आप आपके पास हमेशा एक गुड हाईलाइटर जरूर रखें। और हाईलाइटर में बच्चे ले तो लेते हैं, पर थोड़ा सा कलर्स का आप ध्यान रखें। हाईलाइट करने का मतलब ये है कि आपको वो चीजें उभरी हुई दिखें। आप इतने डार्क कलर का हाइलाइटर ना लें कि आप वो लाइन ही छुपा दें उसको हाईलाइट करके। तो जो थोड़े से लाइट कलर्स होते हैं, जैसे लाइट ग्रीन है, येलो है, येलो इज द बेस्ट मैं ये कहूंगी। तो येलो कलर आप प्रेफर करें कि आपको वो ऑलरेडी हाईलाइटेड दिखे और आपकी लाइंस में जो वर्ड्स हैं वो छुपना नहीं चाहिए। तो ऐसा कलर ना लें, जैसे कि बहुत डार्क ब्लू हो गया, डार्क ग्रीन, इस टाइप के कलर्स ना लें कि आपकी वो लाइन ही छुप जाए। तो वो चीज आप ध्यान रखें। कीप द बंच ऑफ स्टिकी नोट्स विथ यू। जो स्टिकी नोट्स आते हैं आप उनको बाय करें और वो रीडिंग करते समय आप उनको साथ में रखें स्टिकी नोट्स को। तो साइड बाय साइड आप क्या करें, शॉर्ट नोट्स बनाएं। मेक द शॉर्ट नोट्स साइड बाय साइड। आपको अलग से नहीं बनाना है, वहीं पर स्टिकी नोट्स को उसी पेज पर आप चिपकाओ। और आपको जो आपने वो पूरा जो पेज पढ़ा है उसमें से जो आपको मेन पॉइंट्स लगे तो वहीं पर स्टिकी नोट्स पे शॉर्ट में वो मेन पॉइंट्स की समरी लिख के उसी पेज पे आपको चिपकाना है। अलग से आपको नोट्स बनाने की कहीं जरूरत नहीं है। तो आप स्टिकी नोट्स पे नोट्स बनाएंगे तो आपकी बुक्स भी क्लीन रहेगी। देखो, बार बार मैं नीटनेस और क्लीननेस का इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि तब जब आप बाद में रिवाइज करेंगे तो जितनी आपकी बुक क्लीन एंड क्लियर होगी उतना आपको रिवाइज करने का मन करेगा और अच्छा लगेगा। तो इसलिए आप स्टिकी नोट्स पे सेपरेट लिखें, वहीं बुक पे ना गूदागादी ना करें। नेक्स्ट देखते हैं, वे ऑफ रीडिंग द बुक। आपको मैंने एक एग्जाम्पल भी दिखाया कि आपकी बुक ऐसी होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉइंट्स जो हैं हाईलाइटेड भी हैं और कितनी नीटनेस लग रही है, तो आपका मन करे फिर से रिवाइज करने का। और जो हाईलाइटर जो मैंने लिया है यहाँ पर, वो उसमें वर्ड्स नहीं छुप रहे हैं, वर्ड्स भी आपको क्लियरली दिख रहे हैं और कितनी नीटनेस है। और हाईलाइट करते टाइम ये भी आपको बात ध्यान रखना है कि जो मेन पॉइंट्स हैं बस उन्हीं को हाईलाइट करें। बच्चे क्या करते पूरी बुक हाईलाइट कर देते, तो इतना टाइम थोड़ी है आपके पास। आप जब रिवाइज करोगे तो आप पूरी बुक पढ़ने नहीं बैठोगे। तो जो मेन पॉइंट्स हैं बस उन्हीं को हाईलाइट करें। हाईलाइट करने का मतलब ही होता है मेन पॉइंट्स को, उन्हीं को हाईलाइट करें, पूरी बुक हाईलाइट नहीं करना है। हाईलाइट करते टाइम नीटनेस को ध्यान में रखें और उतनी ही चीज हाईलाइट करें जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट एंड स्मार्टनेस आपको क्या दिखानी है, टाइम आपको मैनेज करके चलना है। देखो, मेंटेन द नीटनेस व्हाइल हाईलाइटिंग द बुक। डू नॉट राइट टू मच ऑन स्टिकी नोट्स। देखो, स्टिकी नोट्स पे आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, तो शॉर्ट नोट्स को शॉर्ट नोट्स
शॉर्ट ही रहने दें, वहाँ हमको पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना है, जो समरी है बस वो लिखना है, क्योंकि रिवाइज करते टाइम आपके पास बहुत सारा सिलेबस होता है, पूरा 11th का भी रिवाइज करना है एंड एट द सेम टाइम आपको 12th का भी रिवाइज करना है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं है। तो आप जितना शॉर्ट चलेंगे स्टार्टिंग से उतना आपके लिए बहुत आगे जाके बहुत बेनिफिशियल होगा। तो स्टिकी नोट्स पे बस थोड़ा थोड़ा ही लिखें और साइड बाय साइड उसी पेज पे चिपका जाए, टू मच ज्यादा नहीं लिखना है। एक पेज पे मैंने 3-4 चिट्ठी चिपका दी तो वो नहीं करना है, एक पेज पे बस एक या ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 2 स्टिकी नोट्स आपके होना चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि हर पेज पे आप स्टिकी नोट्स चिपकाओ, जहां रिक्वायरमेंट है वहीं आप लगाओ, पर उसी पेज पे लगाओ तो वो ज्यादा बेटर है। और जब आप पढ़ लो वो पेज उसी टाइम लगाओ तो ज्यादा बेटर है। ऐसा नहीं कि मैंने आज चैप्टर पढ़ा और मैं कल उसके स्टिकी नोट्स तैयार कर रही हूँ, नहीं, ये नहीं करना है आपको। मेक देम एज शॉर्ट एज पॉसिबल, फिर से बोल रही हूँ शॉर्ट बनाएं आप, आगे जाके नहीं तो आपको ही प्रॉब्लम होने वाली है। डू नॉट मेक द सेपरेट कॉपी फॉर शॉर्ट नोट्स। बच्चे क्या करते हैं शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए दूसरी कॉपी में शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, नहीं, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये अभी तो आपको अच्छा लग रहा है कि मैंने एक चैप्टर बना लिया, दूसरी कॉपी में मैंने उसके नोट्स बना लिए, ये अभी आपको अच्छा लग रहा है, बट जब आपका जो लास्ट टाइम आएगा, जैसे जैसे नीट का एग्जाम आपका पास आएगा, तो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है, क्योंकि आपके पास अकेली बायो नहीं है, आपके पास केमिस्ट्री भी है, आपके पास फिजिक्स भी है, और 2 क्लास की 11th और 12th, तो इतना टाइम नहीं है कि आप वो कॉपी खोल के पूरा देखें नोट्स, तो इतना टाइम नहीं है। तो सेपरेट कॉपी बिल्कुल नहीं बनाना है। एनसीईआरटी में जो आपने नोट्स वहीं पे जो स्टिक करें बस उन्हीं को पॉइंट्स देखना है, और जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वो आपको देखना है, ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। यही टाइम मैनेजमेंट है जो आपको स्टार्टिंग से करते हुए चलना है, और यही स्मार्टनेस हमको दिखानी है, तभी आप पूरा फुल स्कोर कर सकते हैं। आगे देखते हैं रिवीजन ट्रिक्स। रिवीजन ट्रिक्स क्या होती हैं? देखो, जो रिवीजन ट्रिक्स होती है उसमें बच्चा कभी भी पूरा पेज पढ़ते ही नहीं है रिवाइज करते टाइम, और जो बच्चा पूरा पेज पढ़ रहा है वो अपना सिंपली टाइम वेस्ट कर रहा है, वो पूरा सिलेबस कवर ही नहीं कर सकता है। तो ये एक मेन पॉइंट है। आप रिवीजन करने बैठे तो जो टॉपर होगा ना वो कभी भी पूरा पेज पढ़ेगा ही नहीं। वो क्या करेगा, सी ओनली द हाईलाइटेड पॉइंट्स एंड शॉर्ट नोट्स वाइल रिवाइजिंग। रिवाइज करते टाइम जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं बस वो बच्चा वो ही देखेगा, और जो उसने हाईलाइट करें बस वो हाईलाइटेड पॉइंट्स देख के और शॉर्ट नोट्स देख के वो निकल लेगा। उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो पूरा पेज पढ़े। तो यही स्मार्टनेस आपको दिखाना है, पूरा पेज पढ़ना ही नहीं है, आपके पास एक चैप्टर नहीं है। होता क्या है, जब हम रिवाइज करने बैठते हैं तो हमको लगता है आप पूरा रिवीजन बिल्कुल अच्छे से करेंगे, तो अच्छे से करने के चक्कर में एक चैप्टर तो आपने इतना अच्छे से करा कि आपने एक एक लाइन पढ़ ली, अब पता चला पूरा दिन निकल गया, सिलेबस इतना सारा है, तो पीछे के चैप्टर्स आप पढ़ ही नहीं पाए, इवन आप हाईलाइटेड पॉइंट्स भी नहीं देख पाए। तो यही टाइम मैनेजमेंट आपको करके चलना है कि स्टार्टिंग से हमको इतना टाइम देना ही नहीं है, जितना रिक्वायर है उतना ही दें। आप पहले भी पढ़ चुके हैं वो चैप्टर, आपको पता है कि इस पेज में बस ये चीज जो मैंने हाईलाइट करी यही इंपॉर्टेंट है, तो क्यों पागलपंती कर रहे हो, क्यों पूरा पेज पढ़ रहे हो? बस वो हाईलाइटेड पॉइंट्स को देखो और निकलो आगे, बहुत सारा सिलेबस है आगे, उसको भी देखना है, ठीक है। डू नॉट रीड द होल पेज, दिस विल वेस्ट योर टाइम ओनली। अगेन मैंने लिखा भी रखा हुआ है आपके लिए, ऑलवेज कीप द पेन एंड पेपर विथ यू वाइल रिवाइजिंग एंड राइट द कीवर्ड्स ओनली। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये पर्सनली मेरी ट्रिक है, ये मैं फॉलो करती थी। जब मैं रिवाइज करती थी तो मेरे साथ हमेशा एक पेन और कॉपी होती थी, पेपर होता था, उस पे क्या करती थी, जो मेरे हाईलाइटेड पॉइंट्स थे, अगेन जो कीवर्ड्स रहते हैं उनको मैं लिखती थी रिपीटेड टाइम्स। तो उससे क्या होता है, जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू आएगा, तो जो उसका आंसर होगा, जो कीवर्ड होगा, आपके माइंड में पहले से ही होगा कि हाँ ये है, तो आप ऑप्शंस को बस देखोगे, ऑप्शंस को आप पढ़ोगे भी नहीं, तो आप वहां पे आपका टाइम सेव होगा। तो आप बस ऑप्शंस को देखोगे और आपके माइंड में वो कीवर्ड होगा, आप तुरंत टिक कर दोगे। तो और कीवर्ड्स का लिखने का ये तरीका है कि आपके जो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो आप लिखते हैं वो आपको लंबे समय तक याद रहता है। तो बस मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप पूरे हाईलाइटेड पॉइंट्स लिखें, नहीं, आप जो बस कीवर्ड है जो इंपॉर्टेंट है वो चीजों को आप साथ में लिखते हुए रिवाइज करें, ये बहुत अच्छी बात है। ये पर्सनली मैं फॉलो करती थी और ये मुझे बहुत काम आया है। ये मैं आपको भी बता रही हूँ कि आप पर्सनली जो कीवर्ड्स हैं उन्हें लिखें प्लीज। मैंने लिखा है बाय डूइंग दिस यू ऑलवेज रिमेंबर द कीवर्ड, आपको याद रखेंगे, एंड कीप टाइम इन माइंड, आपको टाइम समय को आपको ध्यान में हुए रखते हुए चलना है। जितना जहाँ रिक्वायर है उतना टाइम ही देना है, ज्यादा टाइम नहीं देना है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है।
MCQs एंड प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस पे आते हैं। सो आफ्टर कंप्लीटिंग द रिविजन ऑफ द चैप्टर डू द प्रैक्टिस। आपने चैप्टर पढ़ लिया, रिवाइज भी कर लिया, अब टाइम है प्रैक्टिस का। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप अपने नॉलेज को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो वो नॉलेज कोई काम का नहीं है, ठीक है। सो ऑलवेज डू द प्रैक्टिस इन ऑफलाइन मोड। आजकल क्या है, बच्चे आजकल क्या गलती करते हैं, मेनली वो फोन पे क्विज देना शुरू हो जाते हैं। ये सबसे गलत बात है। क्यों? क्योंकि आपका जो नीट का पेपर है वो ऑनलाइन नहीं होने वाला है, नीट का पेपर ऑफलाइन होने वाला है। तो आपको जो तैयारी है वो हाथ मतलब ऑफलाइन करना है। आपको तैयारी पेंसिल या पेन की आदत होना चाहिए और पेज की, क्योंकि ऑफलाइन है आपका पेपर, तो ऑफलाइन तैयारी करें। आप क्या कर सकते हैं, आपने जिस भी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स या आपके इंस्टीट्यूट के जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर हैं, आप उनका प्रिंट आउट निकलवा के आ सकते हैं और घर पर टाइमर लगा के आप ऑफलाइन मोड में प्रैक्टिस करें। एक इन्वायरमेंट बनाएं घर पर, जो एग्जाम हॉल का इन्वायरमेंट होता है, और ऑफलाइन मोड में ही प्रैक्टिस करें। स्टार्टिंग से आदत डालें हर संडे, या फिर अगर आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हैं तो वहाँ तो टेस्ट चलते ही रहते हैं, तो वहाँ पर एक प्रॉपर इन्वायरमेंट बना के आप आपकी प्रैक्टिस करें। कीप द टाइमर विथ यू। टाइमर आपको साथ में रखते हुए चलना है। देखो यहाँ पे मैंने क्लॉक लगाई भी हुई है। हर क्वेश्चन को आपको 1 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। 1 मिनट से ज्यादा अगर आपने टाइम दे दिया तो आप मैनेज नहीं कर पाएंगे टाइम, और आपका पेपर छूट जाएगा। तो 1 मिनट के अंदर आपको जो है एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और टाइमर आप हमेशा, एक छोटी क्लॉक आती है उसको लगा के चले। 15 क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 15 मिनट का टाइम लगाएं, और कोशिश करें कि 15 मिनट से पहले आप अपने पेपर को फिनिश अप कर दें। सी द टॉपिक वेटेज साइड बाय साइड। देखो एक बेवकूफ़ी बच्चे ये भी करते हैं कि क्या करते हैं, आप जो यूनिट्स आपकी एनसीईआरटी में यूनिट्स बनी हुई हैं ऑलरेडी, तो क्या करना है, आपको टॉपिक की वेटेज देखना है कि जैसे कि जेनेटिक्स का ज़्यादा वेटेज है, आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसका वेटेज ज़्यादा है। तो जो इस तरीके की जो यूनिट हैं जिनका वेटेज ज़्यादा है नीट के एग्ज़ाम में, तो उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। और जो यूनिट आपकी कम वेटेज वाली है उसकी प्रैक्टिस कम करना है। तो वहाँ आपको टाइम बचा के वहाँ टाइम लगाना है जहाँ की टॉपिक वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। ये आप पागलपंती ना करें कि मैं जहाँ से नहीं आ रहे हैं मेरे ज़्यादा क्वेश्चंस, वहाँ भी मैं 50 क्वेश्चन लगा रहा हूँ, तो ये तो बेवकूफ़ी है। आपको पता है कि वहाँ से 2 ही क्वेश्चन आने, वहाँ से 8 नंबर ही मिलना है मुझको, ठीक है। पर आपको ये पता है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी से ज़्यादा आना है और वहाँ मैं 50 क्वेश्चन नहीं लगा रहा हूँ, तो ये तो आपकी बेवकूफ़ी है। तो आप टॉपिक वेटेज को आपके दिमाग में रखते हुए चलें कि किस यूनिट की वेटेज ज़्यादा है, किस यूनिट को मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, और किसकी वेटेज कम है तो मुझे बस मिनिमम उतने ही क्वेश्चन लगाना है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लगाना है। ये स्मार्टनेस अगर आप में शुरू से होगी ना, तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता है, मैं बता रही हूँ। बस ये आपको करते हुए चलना है। नेक्स्ट आते हैं टॉपर्स डायरी। टॉपर्स क्या करता है उसकी थोड़ा सा डायरी में हम झांकते हैं। क्या करता है वो मल्टीपल रिविजन सेटिंग्स, रिविजन ज्यादा करता है, रिविजन की सेटिंग्स ज्यादा देता है टॉपर। रिविजन इन माइंड, ये क्या चीज है, देखो यही एक नई चीज है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। रिवीजन इन माइंड, देखो एक रिवीजन वो होता है कि मैं कॉपी खोल के बैठ गई और मैं रिवाइज कर रही हूँ। दूसरा तरीका है रिवीजन इन माइंड का कि आप कहीं भी बैठे हो से मतलब मेरा है आप गार्डन में भी बैठे हो, तो आपके माइंड में एक टॉपिक खुल जाना चाहिए। मान लो मेरे माइंड में टॉपिक खुल गया रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन से रिलेटेड मेरे माइंड में पूरा आपको रिवाइज इतने अच्छे से होना चाहिए कोई चैप्टर आपके माइंड में कि जब वो क्वेश्चन आपके सामने आए पेपर में, तो एनसीईआरटी का वो पेज जहां पर वो लाइन लिखी है वो आपके माइंड में खुल जाना चाहिए। उस पेज की इमेज आपके माइंड में खुल जाना चाहिए जब सामने वो क्वेश्चन आए। तो रिवीजन आपका इतना जबरदस्त होना चाहिए। ये मेरे साथ होता था, जब भी कोई क्वेश्चन मेरे सामने आता था तो मैं उस पेज पे चली जाती थी और मेरे माइंड के सामने वो पेज खुल जाता था। तो इस तरीके से पढ़ना है। अगर पढ़ाई आपने इस तरीके से करी है तो आपको कोई नहीं हरा सकता। और इसी तरीके से रिवाइज करना है कि जैसे ही वो क्वेश्चन आए एनसीईआरटी का वो पेज आपके दिमाग में खुल जाए। तो रिविजन इन माइंड का मतलब यही होता है
कि आप कहीं भी बैठे हो, आप एक टॉपिक को याद करो, हाँ रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड वो पेज मेरे सामने आ गया, अब मैं उसे बैठ के रिवाइज कर रही हूँ। रिवाइज करने का मेरा मतलब ये नहीं बोल रहा कि एक एक लाइन मुझे ध्यान में आ रही है, नहीं, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मेरे ध्यान में आ रही है कि हाँ रिप्रोडक्शन ये 2 तरीके का था, एसेक्सुअल था, सेक्सुअल था, एसेक्सुअल के ये टाइप्स थे, इन टाइप्स के ये एग्जाम्पल थे, सेक्सुअल में ये चीजें थी। तो जो मेन टॉपिक्स हैं वो मेरे दिमाग में आना चाहिए, जहाँ से क्वेश्चंस मेरे निकले। तो ये भी एक रिवीजन करने का तरीका होता है। रिवीजन करने का तरीका ये नहीं है कि मुझे एक प्रॉपर टेबल चाहिए, मुझे अपनी चीजें चाहिए, बुक्स चाहिए, तभी मैं रिवाइज करूंगी, नहीं। तो देखो जो बच्चा होता है ना, वो कहीं भी बैठ के कुछ भी रिवाइज कुछ भी पढ़ लेता है। तो ऐसे पढ़ना है आपको, ऐसे तैयारी करना है नीट की। सपने आपने देखे हैं तो आपको ही पूरा करना है। अब ये आप देखो कैसे करना है, ठीक है। रीड लिमिटेड थिंग्स वाइल रिवाइजिंग। रिविजन के टाइम पे बच्चे क्या करते हैं, ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं, इस तरीके से आप आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं पहले ही बोल रही हूँ कि आपको रिवाइज कैसे करना है, पढ़ना कैसे है। तो उतनी लिमिटेड चीजें पढ़ो, टाइम को वेस्ट करना बंद कर दो, ठीक है। बहुत सारे पेज हैं हमारे पास एनसीईआरटी के, और 2 क्लास की एनसीईआरटी हमें पढ़ना है, 11th और 12th। तो लिमिटेड थिंग्स शुरू से पढ़ के चलोगे तो उतना अच्छा होगा, मैं ये बोलूंगी। डू नॉट डिपेंड ऑन इंस्टीट्यूट। देखो जो टॉपर होता है ना, वो कभी इंस्टीट्यूट पे डिपेंड होता ही नहीं है, ये सच्चाई है, ठीक है। ये मैंने भी करा है, मैं इंस्टीट्यूट पे कभी डिपेंड रही ही नहीं हूँ। जो टॉपर है वो अपना टाइम टेबल पहले ही बना लेता है कि हाँ मेरा जो पेपर है वो इस मंथ में है, तो इस मंथ के 3 मंथ पहले मेरा जो सिलेबस है वो खत्म हो जाना चाहिए। और जो कोचिंग वाले क्या होते हैं, शुरू में तो बहुत धीमे 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 चलते हैं और आखिरी में लपेटना शुरू कर देते हैं। उन्हें तो अपना सिलेबस खत्म करना है, बट पेपर आपको देना है। तो आपको देखना पड़ेगा कि मेरे हिसाब से मेरा सिलेबस कोचिंग वालों ने तो खत्म कर दिया, ठीक है, वो तो बला टाल देंगे, पर आपको मेरे हिसाब से कब मेरा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, मेरा रिवीजन टेक्निक्स क्या होना चाहिए, तो वो आपको देखना है। जो टॉपर होता है वो कभी इंस्टीट्यूट के भरोसे नहीं बैठता है, वो खुद के हिसाब से चलता है। तो ये आपको अगर अच्छे स्कोर, पूरा फुल स्कोर करना है तो आप प्लीज इंस्टीट्यूट पर डिपेंड तो बिल्कुल ना रहें, ये आपको डुबा देंगे। तो पहले से आपको देखना पड़ेगा कि मेरा 3 मंथ पहले सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, 3 मंथ में बस रिवीजन को दूंगा, ये आपको देखना है। इम्पोर्टेंट अदर थिंग्स क्या हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं, ये मैंने पर्सनली फॉलो की है, मेरी टेक्निक्स हैं। आफ्टर ऑल कॉन्फिडेंस मैटर। देखो आपकी तैयारी भी हो गई, सब हो गई, बट अगर आप में इस चीज की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो मैं बता रही हूँ कि वो तैयारी कुछ काम की नहीं है। कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है इस चीज में, ठीक है। आप एग्जाम हॉल में जाके इतना नर्वस मत हो जाना कि जो आता है वो भी भूल जाए। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेकर जाओ, कैरी करो। एग्जाम हॉल में हर बच्चा नर्वस है, और हर बच्चा नर्वस होने के कारण ही वो अपने स्कोर को अपने हाथों से कम कर रहा है, ठीक है। अगर आप आपका कॉन्फिडेंस पहले से ही, कॉन्फिडेंस का ग्राफ पहले से ही ऊपर रखते हैं, तो जो चीजें आप भूल रहे थे हो सकता है आपको वो याद आ जाएं। तो कॉन्फिडेंस का थोड़ा सा लेवल आपको बूस्ट अप करके रखना है, ये मैटर करता है। एंड मेंटेन योर साइकोलॉजी प्रॉपरली। उस एग्जाम हॉल में 3 घंटे आप अपनी अगर साइकोलॉजी को मेंटेन कर लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, मैं ये बोलूंगी, ठीक है। साइकोलॉजी आपको बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखना है। मैं बताऊंगी एग्जाम हॉल में आप ज्यादा किसी से इंटरेक्ट ना करें प्लीज, ठीक है। जितना आप इंटरेक्ट करेंगे वो फिर क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देगा, आपका कॉन्फिडेंस लो होना शुरू हो जाएगा कि अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो मुझे आता ही नहीं है। इंटरेक्ट आप करें एग्जाम देने के बाद, एग्जाम देने से पहले बिल्कुल इंटरेक्ट ना करें। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर रखें, और जब आप एग्जाम देने बैठे उसके 5-10 मिनट पहले कोई भी चीज को रिवाइज करने की कोशिश ना करें। क्यों? क्योंकि अगर आप रिविजन करते टाइम आपको कोई चीज ध्यान में नहीं आई तो आप नर्वस हो जाएंगे। तो रिवीजन करने की कोशिश ना करें, जितना पढ़ लिया। एग्जाम के 15 मिनट पहले आप कुछ भी चीज रिवाइज करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। ये कुछ टेक्निक्स हैं, और भी मैं आपके साथ लेकर आऊंगी जो टेक्निक्स हैं। ये तो बात की बात है, जब एग्जाम करीब होगा जब मैं आपके साथ वो चीजें डिस्कस करूंगी, बट अभी आप ये चीजें देखो। ज्वाइन विद द ग्रुप्स फॉर क्विज। आप बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, यूट्यूब्स पर हैं, और टेलीग्राम पे आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे नीट की तैयारी के लिए। डेली वहां पर क्विज डालते हैं, एक क्वेश्चंस डालते हैं, 1-2 क्वेश्चन डालते हैं, उसका क्विज चलता है। तो वो आप अगर ज्वाइन कर लें तो बहुत अच्छी बात होगी, आपकी डेली प्रैक्टिस होती जाएगी। भले ही आपने वो चैप्टर पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो,
पर जब वो चैप्टर आप पढ़ोगे तो आपको वो क्वेश्चन आपके माइंड में तुरंत क्लिक कर जाएगा कि अरे अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ से था। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आपकी गुड मॉर्निंग करना है लाइफ में। ठीक है, तो आप एक नीट एस्पिरेंट हो तो आपकी गुड मॉर्निंग क्विज से ही होना चाहिए, ऐसे चैनल्स पे, ऐसे ग्रुप पे। तो लोगों का क्या करते हो, सुबह उठ के अपना फोन चेक करते हो ना व्हाट्सएप पे, किसने स्टेटस डाला किसने नहीं डाला, तो ऐसे गुड मॉर्निंग मत करो। नीट एस्पिरेंट हो तो गुड मॉर्निंग आपकी क्विज से होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रिक्ट टू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ओनली, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये मेरा पर्सनल है कि आप जितना एनसीईआरटी से स्ट्रिक्ट रहेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैं बता रही हूँ, ये बात आप लिख के रख लो, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, नहीं जाएगा। बस आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ही अच्छे से करना है, इसको ही पढ़ना है और इसी की मल्टीपल आपको रिवीजन सेटिंग्स लेना है। जो तरीके मैंने बताए वैसे आप कर लेते हैं तो बहुत ही बेहतरीन बात है, आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। जो क्या करते हैं इंस्टीट्यूट होते हैं, ये अपने आप को बेटर दिखाने के लिए क्या करते हैं, अलग से फालतू में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालेंगे। टीचर्स भी आएंगे, वो अपना नॉलेज दिखाने के लिए एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे कि देखो मेरे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैंने इस जूलॉजी में पीएचडी करी और ये करी। हमें आपकी पीएचडी से करना क्या है, हमें हमारा नीट का एग्जाम देना है। वो अपना नॉलेज देंगे, इंस्टीट्यूट वाले अपना नॉलेज देंगे, पर हमको नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए, जो हमारे काम का है, एनसीईआरटी का। तो वो आपको एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, कोचिंग्स में बच्चे एक्स्ट्रा पढ़ भी लेते हैं क्योंकि कोचिंग के जो टेस्ट होते हैं उसमें वो पूछते भी हैं जो वो पढ़ाते हैं, तो उस स्कोर पे हमको ध्यान देना भी नहीं है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। एक्स्ट्रा पढ़ के आप करोगे क्या? ठीक है, आपके पास एनसीईआरटी का पढ़ने का ही इतना है कि वो तो हो नहीं रहा, आप एक्स्ट्रा क्यों पढ़ रहे हो? एक्स्ट्रा की कोई जरूरत है ही नहीं। आप एनसीईआरटी को ही फॉलो करें और उतना ही पढ़ें, एक्स्ट्रा मत पढ़ो। बता रही हूँ, कोई जरूरत नहीं है उसकी। नीट की जर्नी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या है, देखो जर्नी तो बिल्कुल भी इजी नहीं है। मैं खुद इस फेज से गुजरी हूँ। मैं पर्सनली अपनी जर्नी भी आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगी। मेरी भी जर्नी है, पूरे 3 इयर्स की जर्नी है, तो बहुत जल्द आपके सामने आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखो टफ तो है, बिल्कुल भी इजी नहीं है नीट की जर्नी जो है। तो देखो कुछ पॉइंट्स हैं। डोंट पैनिक आफ्टर सीइंग स्कोर, स्कोर देखने के बाद आप पैनिक ना करें, क्योंकि एक साल आपका जो पूरा स्कोर का ग्राफ होगा वो अप एंड डाउन चलता जाएगा। सो अप एंड डाउन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। देखो जो ईसीजी जो है, ठीक है, अप्स एंड डाउन जो है ये लाइफ का पार्ट है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं, और अगर लाइफ आपकी एकदम सीधी स्मूथ हो गई, सीधा ग्राफ अगर आपका स्ट्रेट लाइन हो गया तो आपको भी पता है इंसान मर जाएगा। तो ये अप्स एंड डाउन्स आने चाहिए। आपके मार्क्स अच्छे हैं पर मार्क्स गिरना भी चाहिए। ये गिरना अच्छी बात है, क्यों, इससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि अरे मेरे मार्क्स कम कैसे हो गए, अब मैं और थोड़ी मेहनत करूंगा तो और आगे बढ़ूंगा। ये मेरे साथ भी पर्सनली हुआ है कि स्टार्टिंग में मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे, फिर मेरे मार्क्स कम होने लगे, फिर कम हुए तो मैंने और मेहनत करी, फिर और बढ़ गए, फिर गिरे। तो ये ग्राफ चलता रहता है। तो इस तरीके से आपको पैनिक नहीं करना है। ये कोचिंग के नंबर्स हैं तो इतना आपको स्ट्रेस्ड आउट नहीं लेना है, पर ज्यादा भी नहीं गिरने चाहिए। पर गिरते हैं, अप्स एंड डाउन गिरते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, सिलेबस कम होता है, 2-3 चैप्टर्स होते हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा जाता है। बट आखिरी में क्या है, जब सिलेबस ज्यादा फुल सिलेबस आता है तो नॉर्मली स्वाभाविक सी बात है कि सबके स्कोर गिरते हैं, तो उसको आपको ज्यादा पैनिक नहीं करना है। एंड अगर आप, मैंने जो सारी ट्रिक्स बताई हैं, अगर आप इन सबको फॉलो कर लेते हैं, सो आफ्टर ऑल सक्सेस इज योर्स। आपके हाथ से स्टेथोस्कोप कोई छीन ही नहीं सकता है। ठीक है, सक्सेस आपकी है। सो थैंक यू ऑल, इतना ही था आज की वीडियो में। स्टे कनेक्टेड विथ मी फॉर मोर वीडियोस। आपकी पूरी जर्नी को मैं इजी कर दूंगी, आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपके साथ और इन्फॉर्मेशन लेके आती रहूंगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको मेरे चैनल से हेल्प मिल रही है, आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, तो प्लीज एक लाइक जरूर करते जाएं, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कनेक्ट विथ मी ऑन सोशल मीडिया, आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है डॉक्टर महक मौबी ऑफिशियल, वहां कनेक्ट हो सकते हैं, आपके कुछ क्वेश्चन से पूछ सकते हैं। सो ओके, थैंक यू ऑल, बाय बाय।